महापात्रो कार्टून। अमावस की काली रात एक सुनसान कब्रिस्तान में एक बरगद के पेड़ के नीचे एक तांत्रिक बूढ़ी कुछ तंत्र मंत्र के विधि की तैयारी कर रही है। उसने जमीन पर सफेद आटे से एक गोला बनाया और बगल में रखे एक गोले से एक काली गुड़िया को निकालकर उस गोले के बीच में रख दिया। तभी उस बुढ़िया ने एक सुई उठाई और तेज आवाज में मंत्र पढ़ने लगी। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय नमः। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय नमः। मंत्र पढ़ते हुए बुढ़िया ने उस गुड़िया में सुई चुभो दी। गुड़िया से एक भयानक चीख निकली और चारों ओर चमगादड़ उड़ने लगे। एक अधेड़ उम्र की औरत सरिता पूजा की घंटी बजाते हुए पूजा कर रही थी। थोड़ी दूर पर एक 15 साल का लड़का राहुल व्हील चेयर पर बैठा हुआ था। तभी एक 21 साल की लड़की बबीता ऑफिस जाने के लिए रेडी होकर बाहर निकलती है। मैंने तुझे कितनी बार कहा है बबीता, घर से निकलते वक्त पहले दायां पैर बाहर निकालना चाहिए, नहीं तो अपशगुन होता है। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है माँ, मेरा इन सब बातों में यकीन नहीं है। ये सब मन बढ़त बातें होती है, इतना अंधविश्वास ठीक नहीं होता। चुप रहे कल मुही, तेरा भाई भी मेरी बात नहीं सुनता था। देख अब भाई इसकी जिंदगी जी रहा है, पता नहीं अब चल भी पाएगा कि नहीं। तेरा बाप भी अब नहीं रहा, तुझे कुछ हो गया तो घर कौन चलाएगा। ओफो माँ, तुम फिर शुरू हो गई। मैं जा रही हूँ, अपना ज्ञान इसे ही देना। हाँ हाँ जा, लेकिन ध्यान रहे अमावस की रात है, शाम को जल्दी घर आ जाना। आजकल कई लोग जादू और टोने टोटके करते हैं। बबीता ऑफिस के लिए निकल जाती है। बबीता ऑफिस में काम कर रही थी। बबीता के बॉस की उस पर हमेशा से बुरी नजर थी। वो बबीता की खूबसूरती का कायल था। वो हमेशा से मौके ढूंढता रहता था ताकि वो उसे अकेले में मिले, और आज उसे ये मौका शायद मिल गया था। सभी लोगों के ऑफिस से जाने के बाद बॉस बबीता के शरीर को घूरने लगा। बबीता का उभरा हुआ बदन देखकर उसके बॉस के मन में वासना जाग उठी। बॉस ने पीछे से आकर बबीता को दबोच लिया। वो बबीता के साथ जबरदस्ती करने लगता है। मैं तुम्हें पसंद करता हूँ बबीता, तुम्हारा हुस्न मुझे पागल कर देता है, बस थोड़ा सा प्यार कर लेने दो। सर ये ठीक नहीं है, छोड़ दीजिए मुझे, वरना मैं शोर मचा दूंगी। बॉस की पकड़ ढीली हो गई। बबीता किसी तरह से डरते हुए अपने कपड़े ठीक करते हुए हड़बड़ी में बाहर निकल जाती है। बॉस की बुरी नजर है मुझ पर, और मुझे पता भी नहीं चला। रात भी हो चुकी है, मुझे अब घर निकलना चाहिए, लेट हो जाऊंगी शायद। माँ को फोन करके बता देती हूँ। बबीता अपनी माँ को फोन करने के लिए जैसे ही फोन बाहर निकालती है, उसके हाथ से छूटकर फोन रोड पर गिर जाता है और उसका फोन टूट जाता है। उफ, इस फोन को भी अभी टूटना था। अब क्या करूँ? इस वक्त तो कोई ऑटो भी नहीं मिलेगा, चारों ओर कोई दिख भी नहीं रहा। अब पैदल ही जाना पड़ेगा। घर पहुँचते ही माँ की किचकिच सुननी पड़ेगी। अंधेरी रात में सड़कों की रोड लाइट्स की रोशनी में बबीता पैदल ही अपने घर की ओर निकल पड़ती है। अरे ये क्या? ये किसकी आवाज है? ये तो जंगल की तरफ से आ रही है। कौन है वहाँ? थोड़ा सोचने के बाद बबीता उस आवाज की ओर अंधेरे में आगे बढ़ जाती है। कुछ दूर आवाज का पीछा करने के बाद वह देखती है कि वह एक कब्रिस्तान में पहुंच गई है, और उसके कब्रिस्तान में पहुंचते ही वह आवाज भी आना बंद हो जाती है। ये क्या हो रहा है? मैं रात में इस कब्रिस्तान में कैसे पहुंची? और वो आवाज बंद क्यों हो गई? चारों ओर से कुत्तों और जंगली जानवरों की भयानक आवाजें आ रही थी। बबीता का दिल जोरों से धड़कने लगा। वो कब्रिस्तान से निकलने की कोशिश करने लगती है, लेकिन वह जिधर भी जाती है उसे सिर्फ और सिर्फ बड़ी दीवारें मिल रही थी। वहाँ पर कोई भी गेट नहीं था। अरे यहाँ पे कोई गेट नहीं है, तो फिर मैं अंदर कैसे आई? पता नहीं ये सब क्या हो रहा है।
कब्रिस्तान में घूम घूम कर थक चुकी थी, लेकिन वहां से जाने का कोई रास्ता नहीं था। वह थक कर एक कब्र पर बैठ जाती है। तभी उस कब्र से अजीब सी डरावनी सी आवाजें आने लगती हैं। बबीता धीरे से अपना कान उस कब्र के पास रखकर कुछ आवाजें सुनने की कोशिश करती है। तभी एकदम अचानक कब्र फट जाती है और उसके अंदर से आग निकलकर बाहर आ जाता है। बबीता डर से चीख उठती है और बेहोश हो जाती है। बबीता को अपने कान में किसी की आवाज आती है, जैसे कोई उसे बुला रहा हो। तभी बबीता चौंकते हुए उठकर बैठ जाती है। सामने एक लड़का खड़ा था। आप ठीक तो हैं? आप यहाँ सुनसान कब्रिस्तान में अकेले क्या कर रही हैं? क्या आप ही बचाओ बचाओ चिल्ला रही थी? आप कौन है? हम भी यहाँ कैसे पहुँचे? जी मैं अमन। आज मुझे काम से आते वक्त थोड़ा लेट हो गया। जब मैं इस कब्रिस्तान से गुजर रहा था तो मुझे किसी के चीखने की आवाज़ ऐसा कुछ सुनाई दी और देखा कि आप यहाँ बेहोश पड़ी हैं। लेकिन आप चीख क्यों रही थी? मैं चीख नहीं रही थी। एक्चुअली मुझे भी वैसी ही आवाज़ सुनाई दी, इसलिए मैं भी यहाँ आ गई। लेकिन यहाँ कोई नहीं है, हमें तुरंत यहाँ से बाहर निकलना चाहिए। तभी पास में पड़े कब्र से किसी का हाथ बाहर आता है। बबीता डर के मारे चिल्लाती है। अमन बबीता का हाथ छुड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन उसका हाथ बहुत बुरी तरीके से फंस चुका था। अरे ये सब क्या हो रहा है? एक कब्र में गड़ा हुआ मुर्दा भला किसी का हाथ कैसे पकड़ सकता है? यहाँ सब कुछ गड़बड़ है। ये सब हमारी समझ के बाहर है। हमें किसी भी तरह से यहाँ से बाहर निकलना होगा। अमन बबीता का हाथ छुड़ाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन बबीता के हाथ से खून निकलने लगता है। तभी बबीता का हाथ उस कब्र से बाहर आ जाता है। अमन और बबीता अपनी जान बचाकर वहां से भागने लगते हैं, लेकिन उन्हें चारों ओर ऊंची दीवारें ही दिख रही थी। लगता है यहाँ से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। अब क्या करें अमन? मुझे बहुत डर लग रहा है। आप चिंता मत करिए, हम कोई ना कोई रास्ता निकालेंगे। तभी पीछे से एक कब्र शैतान जैसा था। उसके शरीर में कोई चमड़ी नहीं थी, सिर्फ एक मसल्स और हड्डी नजर आ रही थी और उसके मुंह से हरा पानी गिर रहा था। अमन और बबीता उसे देखकर पूरी तरह डर जाते हैं। बबीता और अमन वहां से भागने लगते हैं। तभी बबीता का पैर किसी चीज में फंस जाता है और वह गिर जाती है। अमन उसे उठाने की कोशिश करने लगता है। चिंता मत करो, मैं तुम्हें निकाल लूंगा यहाँ से। नहीं अमन, तुम जाओ, अब मैं नहीं बचूंगी। वो भूत बबीता का पैर पकड़कर खींच कर ले जाने लगता है। बबीता खुद को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वह नाकामयाब होती है। तभी भूत की नजर अमन पर पड़ती है और बबीता को छोड़कर अमन की ओर मुड़ जाता है। बबीता वहां से उठकर भागने लगती है। तभी वो किसी से टकरा जाती है। सामने एक और लड़का खड़ा था। अब तुम कौन हो? तुम यहाँ कैसे आए? या फिर तुम भी कोई भूत हो? अरे शांत हो जाओ, मैं आयुष हूँ। मुझे किसी की आवाज सुनाई दी तो मैं यहाँ खींचा चला आया। लेकिन कौन हो तुम और तुम्हारी ऐसी हालत किसने कर दी? वो उसे नहीं छोड़ेगा। उस भूत ने अमन का गला पकड़कर उसे दबोच रखा और अमन बुरी तरह तड़प रहा था। यह देखकर आयुष और बबीता बुरी तरह घबरा जाते हैं। हमें कुछ करना होगा आयुष, वरना अमन मर जाएगा। तुम फिक्र मत करो, मैं कुछ करता हूँ। तभी आयुष ने एक पत्थर उठाकर उस भूत को फेंक कर मारा। वो भूत इन दोनों की तरफ आने लगता है तो डर के मारे वहां से भागते हैं। आयुष एक पेड़ के पीछे छुप जाता है और बबीता एक कब्र के पीछे छुपकर बैठ जाती है। अमन वहीं पर पड़ा हुआ तड़प रहा था। तभी अचानक उस भूत की डरावनी आवाजें बंद हो गई और बबीता को वहां पर किसी की आने की आहट सुनाई देती है। बबीता चुपके से उसे देखने लगती है। वो भूत कहीं दिखाई नहीं दे रहा था और तभी अचानक उसकी माँ उसके भाई को व्हीलचेयर पर लेकर आती है। बबीता जाकर अपनी माँ को गले लगा लेती है। माँ, तुम यहाँ कैसे? यहाँ से चले जाओ, यहाँ पे आने का रास्ता तो है,
लेकिन जाने का रास्ता नहीं। बबीता की माँ कुछ भयानक अंदाज में ये कहती है और उसके चेहरे पर एक मुस्कान। बबीता हैरान थी। ये आपको कैसे पता चला? और इतनी सुनसान रात में राहुल के साथ आप यहाँ क्या कर रही हैं? तुम्हें अभी तक समझ में नहीं आया मेरी बच्ची? ये सब कुछ मेरा ही किया धरा है। तुम तीनों को मैंने ही बुलाया है। बबीता, अमन और आयुष तीनों के होश उड़ जाते हैं। आज अमावस की काली रात है। यहाँ तुम तीनों को एक बात जोड़ती है और वो ये कि तुम तीनों आज के ही दिन अमावस की काली रात में पैदा हुए थे। आज मैं तुम तीनों की बलि चढ़ा दूंगी और ऐसा करने से मुझे ढेर सारी काली ताकतें मिल जाएगी, जिससे मैं अपने बेटे को पहले की तरह बिल्कुल ठीक कर दूंगी। तुम होश में तो हो माँ? एक बेटे को ठीक करने के लिए तुम 3 बेगुनाहों की जान लोगी? अपनी ही बेटे की जान लोगी? मैं तुम्हारी औलाद नहीं हूँ क्या? चुप कर नालायक, मुझे तेरी कोई जरूरत नहीं है। मेरे लिए मेरा बेटा ही काफी है। उसे मैं खुद से भी ज्यादा ताकतवर बनाऊंगी। फिर हम माँ और बेटे दुनिया पर राज करेंगे। तभी पीछे से वो भूत आकर बबीता को ले जाने लगता है। बबीता खुद को छुड़ाने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसके चंगुल से निकल नहीं पाती। लेकिन उस भूत ने अमन, आयुष और बबीता तीनों को पकड़ लिया। बहुत अच्छा काम किया तुमने। 1 बजने वाले हैं। 1 बजे मैं इन तीनों की बलि चढ़ा दूंगी। तीनों का मिला हुआ अभिमंत्रित खून पीने से मुझे ढेर सारी काली शक्तियाँ मिलेगी। 1 बज जाता है। अमन, आयुष और बबीता तीनों एक ही रस्सी में बंधे हुए होते हैं। सरिता हाथ में तलवार लेकर उन तीनों का गला काटने जा रही होती है। तभी उसका पैर एक कब्र पर पड़ जाता है और वो कब्र खुल जाती है और सरिता उसमें गिर जाती है। माँ, 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 तुमने हमें बचा लिया। थैंक्स माँ। आयुष की बात सुनकर अमन और बबीता चौंक जाते हैं। ये मेरी माँ की कब्र है। वो एक कैथलिक थी। 2 हफ्ते पहले ही उनकी मौत हुई। कहते हुए आयुष रोने लगता है। तभी वो भूत फिर से आ जाता है और गुस्से में व्हीलचेयर पर बैठे सरिता के बेटे के पेट में अपना नाखून गड़ाकर उसकी अकड़ियाँ निकालकर खाने लगता है। अमन और आयुष किसी तरह से खुद को छुड़ा लेते हैं और बबीता को लेकर वहाँ से भागने लगते हैं। वो पूरी रात इधर उधर भागते रहते हैं और थक कर बेहोश हो जाते हैं। अगले दिन सुबह होश में आते हैं। तीनों उस कब्रिस्तान से बाहर होते हैं। तीनों अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं, लेकिन वो रात तीनों की जिंदगी की सबसे खौफनाक रात थी। आखिर कौन था जो सरिता को इतनी काली शक्तियाँ देने वाला था? बबीता, अमन और आयुष के साथ अब क्या होगा? बबीता के बॉस का क्या होगा? आखिर उस रात के पीछे का असली मास्टरमाइंड कौन था? जानने के लिए इंतज़ार कीजिए अगले एपिसोड का।